आंखें बंद रखिए, मेरे पीछे इस प्रार्थना को रिपीट करिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। आज का विषय है इफेक्टिव पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उसकी जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य के जीवन की पेरेंटिंग है। क्यों मैं कहता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस संसार में, इस विश्व में जितनी भी समस्याएं आप देखते हो, उन सारी समस्याओं के पीछे केवल एक कारण है। कोई किसी का मर्डर करता है तो उस मर्डरर के माता पिता ने उसको सिखाया नहीं है कि जीवन का सम्मान होना चाहिए। कोई किसी को रेप करता है तो उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया नहीं है कि स्त्री का सम्मान होना चाहिए। कोई किसी को धोखा देता है तो उसके माता पिता ने उसको सिखाया नहीं है कि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जो भी समस्या आप विश्व में देखते हो, उस समस्या के पीछे केवल एक कारण है, और वो है रॉन्ग पेरेंटिंग। इतना महत्वपूर्ण विषय है पेरेंटिंग, और किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता है। हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में सरफेस टेंशन सिखाते हैं, एटॉमिक नंबर सिखाते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी सिखाते हैं, मोमेंटम एंड वेलोसिटी सिखाते हैं। ऐसी वस्तुएं जो आप स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद जीवन भर कभी यूज नहीं करोगे। हम स्कूल कॉलेजेस में ये नहीं सिखाते कि स्वास्थ्य कैसे बनाना चाहिए। हम ये नहीं सिखाते कि पैसे को कैसे हैंडल करना चाहिए, धन का सदुपयोग कैसे होना चाहिए। हम ये नहीं सिखाते कि संबंधों को, रिलेशनशिप्स को कैसे निभाना चाहिए, भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करनी चाहिए। ये हम नहीं सिखाते कि पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, इफेक्टिव पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए। जो विषय आपको रोज प्रतिदिन जीवन में काम आने वाले हैं, उन विषयों पर कोई चर्चा नहीं होती, उन पर कोई ट्रेनिंग नहीं होती। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की त्रासदी है, विडंबना है। इतना महत्वपूर्ण विषय है और हम सिखाते नहीं है कहीं पर। इसलिए इस विषय के बारे में ज्ञान भी बहुत कम है, सिखाया नहीं जाता कहीं पर, तो ज्ञान बहुत कम है। एक और भी कारण है कि इस विषय का ज्ञान क्यों कम है। ध्यान दीजिए कि जिस दिन एक शिशु जन्म लेता है, उसी दिन एक माता जन्म लेती है, उसी दिन एक पिता का जन्म होता है। क्योंकि जब तक ये शिशु नहीं जन्मा है, वो स्त्री मां नहीं है, वो पुरुष पिता नहीं है। तो जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, उसी दिन एक माता और पिता का जन्म होता है। और इसलिए पेरेंट्स की उम्र उस दिन एक ही दिन की होती है। शिशु की उम्र भी एक दिन की होती है आयु, और पेरेंट्स की आयु भी एक ही दिन की होती है एज ए पेरेंट। और इसलिए उनका ज्ञान उसी दिन से आरंभ होता है जिस दिन शिशु जन्म लेता है। और हर शिशु अलग होता है, हर शिशु एक नया सरप्राइज लेकर आता है, हर शिशु एक नया पैकेज लेकर आता है, और पेरेंट्स उसके लिए तैयार नहीं है। उनको पता नहीं है उसको किस ढंग से हैंडल करना है, और इसलिए पेरेंटिंग के विषय में ज्ञान बहुत कम है। तो जहां कहीं मैं पेरेंट्स से बात करता हूं, और पेरेंटिंग मेरा बहुत प्रिय विषय है, मैंने कैलिफोर्निया से लेके फार ईस्ट तक कम से कम 7-8 लाख पेरेंट्स को एड्रेस किया है। और मैं अपने हर एड्रेस में सबसे पहले एक प्रश्न पूछता हूं पेरेंट्स को कि आपके समझ में, आपकी समझ में एज ए पेरेंट, अभिभावक के रूप में आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है, आपकी सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और जो साधारणतः उत्तर मिलते हैं, आज तक मुझे 8 लाख पेरेंट्स में से एक भी पेरेंट ने इसका सही उत्तर नहीं दिया। जो साधारण उत्तर मिलते हैं मुझे, वो ये है
सबसे कॉमन उत्तर तो ये मिलता है कि आपके स्कूल में डाल दिया है बच्चे को, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आप देखो। तो हम समझते हैं कि स्कूल की सारी कुछ जिम्मेदारी है। कुछ पेरेंट्स थोड़े और समझदारी के उत्तर देते हैं। कोई कहता है कि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे अपने बच्चे से प्यार करना चाहिए, उसकी जरूरत की सारी चीजें उसको देनी चाहिए, उसको अच्छे गुण सिखाने चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छा इंसान बनाना चाहिए। ये सारे उत्तर सही हैं, पर इनमें से एक भी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से एक भी नहीं है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे के प्रति अभिभावक की है, उसको जीनियस बनाना। क्योंकि हर बच्चा जीनियस बन सकता है, हर बच्चा जीनियस बनने का पोटेंशियल लेकर ही जन्म लेता है, और यदि वो जीनियस नहीं बन पाता है तो टू दैट एक्सटेंट ये उसके पेरेंट्स की फेलियर है। बहुत कम जीनियस बनते हैं क्योंकि बहुत कम पेरेंट्स वो सारे काम सही करते हैं जो अपने शिशु को जीनियस बनाने के लिए आवश्यक है। जीनियस बनाना तो दूर की बात है, पहले जीनियस शब्द का अर्थ भी हमें सही मायनों में पता नहीं। अधिकतर पेरेंट्स मुझसे यह कहते हैं जीनियस का अर्थ यह है कि मेरा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस जीनियस के लिए आवश्यक है पर काफी नहीं है। तो पहले इंटेलिजेंस को तो समझ लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस को समझने के लिए ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस की परिभाषा देनी पड़ेगी। तो साधारण एवरेज मनुष्य की इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस को मापने के लिए साइकोलॉजी में एक यूनिट है आईक्यू। और मैं प्रश्न करता हूं पेरेंट्स से, कई बार टीचर्स की ट्रेनिंग में मैं टीचर से प्रश्न करता हूं कि एक एवरेज साधारण मनुष्य की एवरेज इंटेलिजेंस क्या होती है, और 99.9% लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। एवरेज इंटेलिजेंस 100 होती है। इंटेलिजेंस का आईक्यू का एक पूरा चार्ट है। अजय जी, आप पहली स्लाइड स्क्रीन पे शेयर करिए। आईक्यू का एक पूरा चार्ट है। जो ब्रेन इंजर्ड बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी वाले होते हैं, एडीएचडी वाले होते हैं, 94 लेबल्स मेडिकल साइंस ने इन्वेंट किए हैं अलग अलग प्रकार की ब्रेन इंजुरीज को डिफाइन करने के लिए। ये ब्रेन इंजर्ड बच्चों की इंटेलिजेंस 50 से 70 के बीच में होती है, 50 to 70। 70 से 90 के बीच में जो इंटेलिजेंस होगी, ये लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चे होंगे। यदि आपने तारे जमीन पर देखी है तो उस बच्चे को डिसलेक्सिया है। 8-10 प्रकार की लर्निंग डिफिकल्टीज हैं। डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलाई है, डिसग्राफिया है, कई प्रकार की लर्निंग डिफिकल्टीज। ये बच्चे 70 से 90 के बीच में इनकी आईक्यू होगी। 100 आईक्यू होगी तो ये एवरेज बच्चा है। 120-125 के आसपास आईक्यू होगी, ये बच्चा अपने क्लास में फर्स्ट या सेकंड रैंक ही आएगा। 140-145 आईक्यू होगी, ये गोल्ड मेडलिस्ट होगा, यूनिवर्सिटी टॉपर होगा, रैंक स्टूडेंट होगा। और 150 से 200 के बीच में आईक्यू होगी, ये बच्चा जीनियस होगा। मनोविज्ञान की परिभाषा ये है, 150 से 200 के बीच में ये बच्चा जीनियस होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हर मां, हर पिता यदि चाहे तो अपने बच्चे की आईक्यू 150 से 200 के बीच में पहुंचा सकता है। ये मनोविज्ञान की परिभाषा है कि आईक्यू 150 से 200 के बीच में यदि आईक्यू हो तो वो जीनियस है। यह मनोविज्ञान की परिभाषा है। पर भारतीय मनीषियों ने केवल हाई आईक्यू को जीनियस के लिए काफी नहीं माना है। भारतीय मनीषी ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा आईक्यू हो तो ये कई बार डेंजरस हो सकती है। दाऊद इब्राहिम कराची में बैठकर सारे अंडरवर्ल्ड के धंधे यहां भारत में चलाता है, रिमोट कंट्रोल से। हम अपने धंधे में बैठ के धंधा नहीं चला सकते। तो इसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत इंटेलिजेंस है, पर बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर। हमारे यहां दक्षिण में एक वीरप्पन साहब थे, 3 स्टेट्स की पुलिस उनके पीछे जीवन भर पड़ी थी और जीवन भर छकाते रहे। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ही विध्वंसक, बहुत ही खतरनाक।
हिटलर बहुत इंटेलिजेंट थे, एक पूरी पीढ़ी जर्मन्स की उन्होंने उनको बेवकूफ बनाया, 60 लाख यहूदी मारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये सब हाई आईक्यू वाले लोग हैं, बहुत खतरनाक है, क्योंकि केवल हाई आईक्यू काफी नहीं है जीनियस के लिए। भारतीय मनीषियों की, भारतीय ऋषियों की परिभाषा है कि जीनियस का अर्थ है हाई आईक्यू होनी चाहिए, हाई ईक्यू होनी चाहिए, इमोशनल कोशेंट भी बहुत अधिक होना चाहिए, और हाई एसक्यू होनी चाहिए, स्पिरिचुअल कोशेंट भी बहुत अधिक होना चाहिए। तो हाई आईक्यू प्लस हाई ईक्यू प्लस हाई एसक्यू, ये कॉम्बिनेशन जीनियस है। और इस बात को सही ढंग से समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने एक बहुत सुंदर मॉडल दिया, मॉडल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन दी, पर उससे हजारों वर्ष पूर्व भारतीय ऋषियों ने न केवल थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन दी, बट जीनियस का भी एक मॉडल दिया, विष्णु के दशावतार के रूप में। अब विष्णु के दशावतार क्या है? पहला अवतार है मत्स्यावतार, मत्स्य मतलब मछली। और चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तो जल से हुई, एक्वेटिक लाइफ से, और मत्स्यावतार एक्वेटिक लाइफ है। दूसरा अवतार विष्णु का कूर्मा अवतार, कछुआ, ऐसा जानवर जो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। और चार्ल्स डार्विन ने कहा एक्वेटिक लाइफ से लाइफ जब इवॉल्व हुई तो एम्फीबियंस बने, द्विजातीय प्राणी बने, ऐसे प्राणी जो जल में और थल में दोनों जगह रह सकते हैं। तीसरा अवतार है वारा अवतार, ये थल के जानवर हैं। वारा मतलब सुअर, बोर, ये थल के जानवर हैं। और चार्ल्स डार्विन ने कहा एम्फीबियंस से लैंड एनिमल्स बने। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, सिर सिंह का है पर शरीर मनुष्य का है, पर ये चौपाए से दो पाया हो गया, अब ये खड़ा हो गया है। खड़ा हो गया है तो इसकी स्पाइनल कॉर्ड परपेंडिकुलर हो गई है। जब तक बच्चा रेंगता रहता है जमीन पर या घुटनों के बल चलता रहता है, जैसे वारा अवतार है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड हॉरिजॉन्टल होती है, पैरेलल टू द ग्राउंड। तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड में से ब्लड का बहुत प्रेशर जाता है ब्रेन में और ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। जब वो खड़ा हो जाता है दो पैर पे, दो पाया इंसान है, मनुष्य है दो पाया, तब उसकी स्पाइनल कॉर्ड परपेंडिकुलर हो जाती है पृथ्वी से, और अब लहू को अगेंस्ट ग्रेविटी जाना पड़ेगा ब्रेन में प्रेशर कम हो जाता है, और तब ब्रेन डेवलपमेंट, कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। यह नरसिंह अवतार है, शुरू हुआ है कॉर्टेक्स डेवलपमेंट। पांचवा अवतार वामन अवतार है, पूरा शरीर पूरा दिमाग भी बन गया है, पर अभी वो अंडर डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग है, डुवार्फ है वामन। और चार्ल्स डार्विन ने कहा लैंड एनिमल से जब ह्यूमंस इवॉल्व हुए तो वो प्रिमिटिव मैन बना, आदिमानव बना, और वामन अवतार है। छठा अवतार वामन अवतार से परशुराम अवतार, फिजिकल डेवलपमेंट पूरा हो गया, ब्रेन डेवलपमेंट पूरा हो गया, आईक्यू भी पूरी डेवलप हो गई, बुद्धिमान पुरुष हैं, पर ईक्यू पूरी डेवलप नहीं हुई। चार्ल्स डार्विन ने कहा प्रिमिटिव मैन से फिर इंसान बना, और यहां से उसकी इंटेलिजेंस शुरू हुई। तो आईक्यू पूरी डेवलप हुई, पर ईक्यू डेवलप नहीं हुई, इमोशनल क्वोशिएंट डेवलप नहीं हुआ। बहुत गुस्सैल है, क्रोधी है, 21 बार सारे पृथ्वी से क्षत्रियों का सफाया कर दिया। सातवां अवतार राम अवतार है, ये हाईएस्ट पॉसिबल इंटेलिजेंस आईक्यू है, हाईएस्ट पॉसिबल इमोशनल क्वोशिएंट भी है, नीतिज्ञ है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, डिसिप्लिन है, इमोशनल कंट्रोल है, भयानक से भयानक परिस्थिति में धैर्य नहीं खोते हैं, ये हाई ईक्यू है। और आठवां अवतार जिसको ऋषियों ने पूर्णावतार कहा, वो हाईएस्ट पॉसिबल आईक्यू है, हाईएस्ट पॉसिबल ईक्यू है, इमोशनल क्वोशिएंट है, और हाईएस्ट पॉसिबल स्पिरिचुअल क्वोशिएंट है, हाईएस्ट इंटेलिजेंस है कृष्णावतार में। ईक्यू हाईएस्ट है, आनंद लहरी, प्रेम लहरी, सौंदर्य लहरी, मुस्कुराते रहना सदा, भावनाओं पर इतना नियंत्रण, और हाईएस्ट पॉसिबल स्पिरिचुअल क्वोशिएंट है योगेश्वर कृष्ण है।
ये जीनियस का मॉडल है भारतीय मनुष्यों का कि इंटेलिजेंस अधिक से अधिक होनी चाहिए, इमोशनल नियंत्रण, इमोशनल इंटेलिजेंस अधिक से अधिक होनी चाहिए, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो IQ, EQ और SQ इन तीनों की हाइट हो तब ये जीनियस है। और हर मां, हर पिता यदि चाहे तो अपने शिशु को जीनियस बना सकता है। तो ये जीनियस बनाने का काम कहां से शुरू होना चाहिए, कब शुरू होना चाहिए? हमारे ऋषियों ने कहा है, जो षोडश संस्कार का मॉडल उन्होंने दिया है, उसमें मैंने एक 15-20 मिनट का एक YouTube में लिंक है, वो भी आपको इस WhatsApp ग्रुप में भेज दूंगा मैं। षोडश संस्कार का जो मॉडल भारतीय ऋषियों ने दिया है, उनके मतानुसार जीनियस बनाने का काम गर्भाधान से पहले आरंभ होना चाहिए, क्योंकि पहला संस्कार षोडश संस्कार में गर्भाधान है। जब मां की कोख में गर्भ आता है, जब वो गर्भ धारण करती है, पहला सेल जब बनता है, उसमें जो आत्मा प्रवेश करती है, वो आत्मा किस मां के गर्भ में कौन सी आत्मा आएगी, इसका पूरा साइंस है गर्भाधान का। मैं कई बार अपने पेरेंट्स से जब एड्रेस करता हूं तो प्रश्न पूछता हूं कि आपकी जानकारी के हिसाब से भारत में लिखी हुई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? और अधिकतर जो उत्तर आते हैं वो यही आते हैं कि भागवत है, रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, वेद है, उपनिषद है। और मैं हर बार कहता हूं कि ये सबसे अच्छी पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? और वो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक भारत में लिखी हुई वो है कामसूत्र। और कामसूत्र स्त्री और पुरुष के संबंधों पर लिखी हुई सारी फिलॉसफी उसकी यही है कि स्त्री और पुरुष का संबंध कैसा होना चाहिए। 5 स्टेजेस उसमें दी है स्त्री और पुरुष की रिलेशनशिप की, काम से राम तक की, कि सेक्स से शुरू होता है संबंध और सेक्स का केंद्र वासना है, और यहां नहीं रुकना चाहिए शरीर से शरीर का संबंध, सेक्स को प्रेम में परिवर्तित करना चाहिए। और प्रेम का सेंटर है केयरिंग, एहसास, एक दूसरे के प्रति फीलिंग, भावना। और फिर कामसूत्र कहता है प्रेम को मैत्रेयी में कन्वर्ट होना चाहिए, और मैत्रेयी का केंद्र है नॉन डोमिनेशन, एक दूसरे को डोमिनेट करने की लालसा नहीं बचे, बराबरी का संबंध हो दोनों में। और चौथा स्टेप कामसूत्र कहता है कि मैत्रेयी को करुणा में बदलना चाहिए, और करुणा का केंद्र है स्वीकार और क्षमा। जब आपका नॉन डोमिनेशन स्वीकार और क्षमा में बदलता है, तब मैत्रेयी करुणा में बदलती है। और कामसूत्र कहता है हाईएस्ट स्टेट स्त्री और पुरुष के रिलेशनशिप की कंपैशन, करुणा को बदलना चाहिए भक्ति में, और भक्ति का केंद्र है प्रार्थना। तो जब प्रार्थना के भाव में स्त्री पुरुष का मिलन होता है, तब मां के गर्भ में ऐसी स्पेस बनती है जिसमें ऊंची से ऊंची क्वालिटी की आत्मा प्रवेश कर सके। तो यहां से काम शुरू होना चाहिए। स्त्री पुरुष के, पति पत्नी के, माता पिता के संबंध से काम शुरू होना चाहिए कि किस प्रकार की आत्मा को हम गर्भाधान में अपने कोख में इनवाइट करेंगे, उसके लिए कैसी स्पेस बनाएंगे। उसके बाद 9 महीने के जो प्रेगनेंसी की स्टेज है, उसके अलग अलग मेडिटेशंस हैं, 2 संस्कार उसमें भी हैं, पुंसवन संस्कार और सीमंतोयन संस्कार। और उसके बाद जन्म के बाद 6 संस्कार पहले 1 साल में और है। तो ये एक फेज है पेरेंटिंग का। पेरेंटिंग पूरा 16 साल का प्रोजेक्ट है। तो गर्भाधान से पहले शुरू होकर 9 महीने गर्भ के, और उसके बाद पहले 1 साल, ये पहला फेज है। यहां पर 9 संस्कार षोडश संस्कार में से पूरे हो जाते हैं। 1 साल से लेकर 6 साल तक ये दूसरा फेज है, और 6 साल से लेकर 15 साल तक ये तीसरा फेज है। ये टोटल प्रोजेक्ट 3 स्टेजेस में पेरेंटिंग का 16 वर्ष का प्रोजेक्ट है। आप पेरेंटिंग कभी भी शुरू कर सकते हो। सही पेरेंटिंग आज तक आपने जो भी किया वो ठीक है। आपको ये विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा बच्चा तो 11 साल का हो गया, फिर अब तक का तो सारा मिस हो गया। वो जो हुआ वो ठीक हुआ। आप जहां से शुरू करो वहीं से, जहां जब आंख खुले तब सवेरा। आप फर्स्ट फेज में शुरू करो, सेकेंड स्टेज में शुरू करो, या थर्ड स्टेज में शुरू करो। 16 साल का पूरा पेरेंटिंग का पैकेज है। ये 16 वर्ष की जिम्मेदारी है, पर किसी भी स्टेज में आप शुरू कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि पहले 6 वर्षों तक 80% काम IQ के डेवलपमेंट पर होता है,
और 20% पेरेंट्स की जिम्मेदारी EQ और SQ के बीज डालने पड़ते हैं बच्चे के मन में। उसके सबकॉन्शियस माइंड में EQ और SQ का बीजारोपण करना पड़ता है, सही बीजों की उसमें उसका रोपण करना पड़ता है। ये 80% लेकिन IQ पे होगा, 20% EQ और SQ पे होगा पहले 6 वर्षों में। 6 वर्ष से 15 वर्ष तक जो काम होगा वो 80% EQ और SQ पर होगा, 20% IQ पर होगा। ऐसा इसलिए है कि पहले 6 वर्षों में बच्चे के ब्रेन का 80% डेवलपमेंट हो जाता है। तो 80% IQ का काम पहले 6 वर्षों में होता है। 20% IQ बढ़ाने का काम हम 6 से 15 वर्ष तक कर सकते हैं। EQ और SQ का काम 20% बीजारोपण पहले 6 वर्षों के पहले होता है। 9 महीने घर में भी कर सकते हैं, उसके बाद 6 वर्ष पहले 6 वर्षों में भी कर सकते हैं। और 6 से 15 के बीच में 80% EQ और SQ का काम होगा। ये मैप है जीनियस बनाने का, 16 वर्ष की पेरेंटिंग की प्रोजेक्ट की टोटल ये मैप है इसका। आप कैसे करोगे, आपकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? चाणक्य का एक बहुत सुंदर सूत्र है पेरेंटिंग के बारे में, गृहस्थ सूत्र में। चाणक्य कहते हैं, लालयेत पंचवर्षेषु 10 वर्षेषु दंडयेत प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। बहुत सुंदर श्लोक है। चाणक्य कहते हैं कि पहले 5-6 साल लालयेत, प्यार ही करो, प्रेम ही करो, वो ईश्वर का ही स्वरूप है। जस्ट लव योर चाइल्ड। अगले 10 साल 10 वर्षेषु दंडयेत, डिसिप्लिन करो, अनुशासन दो, यदि आवश्यक हो तो दंड देकर अनुशासन दो। और चाणक्य का दंड क्या है? अंधेरे बाथरूम में लॉकअप नहीं करना है बच्चे को, पीटना नहीं है उसको। चाणक्य का दंड यह है कि पहले 5-6 वर्षों में आप इतना प्रेम करो अपने बालक से, इतना प्रेम करो, इतना इमोशनल बॉन्ड उसके साथ बना लो कि अगले 10 वर्षों में जब आपको उसको डिसिप्लिन करना हो तो मां के चेहरे पे मुस्कान 1 मिलीमीटर कम हो जाए तो उसकी रातों की नींद हराम हो जानी चाहिए। पिता के चेहरे का भाव, एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल जाए तो बच्चा असहज हो जाए। वो बॉन्ड ऑफ लव जो पहले 6 साल में आपने क्रिएट किया है उसको यूज करना है अनुशासन देने के लिए अगले 10 वर्षों में। और फिर प्राप्तेषु 16 वर्षे, जब पुत्र या बच्चा शिशु 16 साल का हो जाए, पुत्र मित्रवत आचरे, उसके बाद बच्चे को मित्र जैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। ये पूरा पेरेंटिंग का सूत्र है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के बचे हुए सेशन में हम IQ की बात करेंगे कि कैसे हम पहले 15 वर्षों में IQ मैक्सिमम कैसे बढ़ा सकते हैं। कल एक और सेशन होगा पेरेंटिंग का जिसमें हम EQ और SQ की बात करेंगे कि गर्भाधान से लेकर 15 वर्षों तक हमको EQ और SQ के लिए क्या काम करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान देकर सुने। तो IQ बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आप जन्म के साथ ही या जन्म के पहले भी एक्चुअली कर सकते हो प्रेगनेंसी में, वो समझाना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल होगा, पर जन्म के साथ बहुत कुछ कर सकते हो। वो मैं आपको होमवर्क के रूप में भी देने वाला हूं आज इस सेशन के अंत में। 2 स्टेप्स हैं IQ बढ़ाने के लिए, बच्चे की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि ये समझना कि मेरे बच्चे को ईश्वर ने दिया क्या है, उसकी प्रतिभा क्या है, उसमें टैलेंट क्या है। याद रखिए, हर बच्चा अलग होता है, हर शिशु अलग होता है। ईश्वर ने आज तक मनुष्यता के इतिहास में 2 बच्चे एक जैसे पैदा नहीं किए, और न मनुष्य कभी भविष्य में 2 बच्चे एक जैसे पैदा होंगे। ट्विंस भी होंगे तो वो एक जैसे नहीं होंगे, सियामीज ट्विंस भी होंगे तो एक जैसे नहीं होंगे। हर बच्चा अलग होता है। तो सबसे प्रथम कर्तव्य पेरेंट्स का है कि मेरे बच्चे में ईश्वर ने क्या टैलेंट दिया है, इसमें प्रतिभा क्या है, समझना। और सेकंड स्टेप यह है कि एक बार उसकी प्रतिभा समझ लें तो इस प्रतिभा को मैक्सिमाइज करने के लिए, इसको अधिक से अधिक उभारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये 2 स्टेप्स आप ठीक से समझ लो, हर बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है, उसकी बुद्धिमानी बढ़ाई जा सकती है। आप जितना जल्दी शुरू करोगे, जितना जल्दी आरंभ करोगे,
उतना अधिक उसकी बुद्धि बढ़ा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है समझने के लिए। जब पहला सेल बनता है मां के गर्भ में, उसका वजन कुछ माइक्रोग्राम्स होता है। वो धीरे धीरे एक सेल मल्टीप्लाई होता है, अरबों खरबों सेल में मल्टीप्लाई होता है। 9 महीने में सारा शरीर बनता है बच्चे का। और जब एक रोता बिलखता बच्चा पैदा होता है 6-7 पाउंड का, तो उस समय बच्चे के जन्म के समय उसके ब्रेन का वेट 400 ग्राम होता है। तो कुछ माइक्रोग्राम से 400 ग्राम वेट हो जाना वजन का, ब्रेन का, ये बिलियंस ऑफ टाइम्स ग्रोथ है ब्रेन की। और जो जन्म के समय 400 ग्राम वेट होता है ब्रेन का, वो 6 साल के पीरियड में, छठे साल के अंत तक 1100 ग्राम वजन हो जाता है ब्रेन का। ये करीब 3 गुना मल्टीप्लाई होता है ब्रेन का वेट। और 6 से 15 साल तक धीरे धीरे बढ़कर 15 साल के अंत तक 1250 ग्राम ब्रेन का वजन हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि ब्रेन की डेवलपमेंट की स्पीड प्रतिदिन कम होती जाती है। तो आप जितना जल्दी शुरू करोगे, जितना शीघ्र शुरू करोगे, उतनी अधिक संभावना है बच्चे की आईक्यू बढ़ाने की। तो जो 3 संस्कार, प्रीनेटल षोडश संस्कार में 3 संस्कार जो हैं, वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के संस्कार हैं। पुंसवन संस्कार उसके शरीर को मजबूत बनाने का है। सीमंतोयन संस्कार उसके माइंड को, उसके ब्रेन को तेज बनाने का है। साहसी प्रतापी वीर बनाने का है। जन्म के बाद पहले दिन से आप कई काम कर सकते हो बच्चे की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए। और बहुत से काम है वो करने के लिए, मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। साल भर का हो जाए बच्चा, तब हम उसकी प्रतिभा पहचानने का टेस्ट कर सकते हैं। हमारे ऋषियों के पास तो बहुत गुण थे, वो पहचान ही लेते थे। पांडव गए द्रोणाचार्य के पास, उनको अस्त्र शस्त्र की उनको विद्या देनी थी, तो उन्होंने एक टेस्ट किया। एक वृक्ष पर एक यंत्र बैठा दिया पक्षी जैसा, और कहा सारे राजकुमारों से कि आप धनुष्मान लो और उस पक्षी की आंख को भेजना है। पहले राजकुमार ने धनुष उठाया, निशाना साधा लक्ष्य पर, और तीर छोड़ने से पहले द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिखाई देता है, और उसने कहा कि वृक्ष दिखाई देता है, पत्ते दिखाई देते हैं, टहनियां दिखाई देती हैं, आसमान दिखाई देता है। द्रोणाचार्य ने कहा रहने दो। फिर दूसरा राजकुमार आया, उसने निशाना साधा, फिर द्रोणाचार्य ने तीर छोड़ने से पहले वही प्रश्न किया, और उस बालक ने कहा कि मुझे पक्षी दिखाई देता है और फूल और फल दिखाई देते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा रहने दो। अर्जुन की जब बारी आई, धनुष्बाण दिया हाथ में, उसने लक्ष्य साधा, और द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया क्या दिखाई देता है। अर्जुन ने कहा आंख दिखाई देती है पक्षी की। और क्या दिखाई देता है? और कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसका हो वो धनुर्धर बन सकता है। द्रोणाचार्य ने उस दिन कहा कि मैं तुमको सारे विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। उनके पास ये टेस्ट थे समझने के लिए। उन्होंने दुर्योधन को गदा सिखाई, भीम को गदा सिखाई, क्योंकि उनकी ग्रोस मोटर स्किल्स अच्छी थी, शरीर में पावर अच्छा था। उन्होंने अलग अलग, वो समझ लेते थे कि बच्चे में क्या टैलेंट, उनके समझने के तरीके अलग। हमारे यहाँ साउथ में एक अलग तरीका होता है। नाना नानी, दादा दादी बच्चों के साथ एक टेस्ट करते हैं। 1.5-2 साल का जब बच्चा हो जाता है, घुटनों के बल चलने लगता है, पैरों के बल भी उसका चलना आरंभ हो जाता है, तो वो उसको घर के आंगन में बीच में बच्चे को छोड़ते हैं। एक कोने पे खिलौने रख देते हैं, एक कोने पे किताब कलम रख देते हैं, एक कोने पे कुछ पैसे रख देते हैं, और एक कोने में आंगन के वो टूल्स रख देते हैं, स्क्रू ड्राइवर, नोज प्लायर, इस प्रकार के टूल्स रख देते हैं, और बच्चे को बीच में छोड़ देते हैं आंगन के। और फिर देखते हैं कि किस तरफ जा रहा है। और बच्चा यदि खिलौने की तरफ जा रहा है तो बोले ये खिलाड़ी बनेगा, इसका खेलकूद में मन ज्यादा रहेगा। यदि वो पैसों की तरफ जाता है तो देख के उसको कहते हैं कि ये लालची है, ये बिजनेस करेगा। और यदि वो किताब और कलम की तरफ जा रहा है तो हाँ, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होगा, बुद्धिमान होगा। और यदि वो स्क्रू ड्राइवर या टूल्स की तरफ जा रहा है तो दादा दादी कहते हैं कि ये इंजीनियर बनेगा, टेक्नीशियन बनेगा। ये पुराना मेथड है। अब साइंस में एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप बच्चों के प्रतिभा का बिल्कुल सही, एक्यूरेट आकलन कर सकते हो। मैं पहले टेक्नोलॉजी समझा देता हूं, फिर एक रिपोर्ट दिखा दूंगा आपको उस टेक्नोलॉजी की, उसमें आपके आइडियाज और क्लियर हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी ये है, मनुष्य के ब्रेन में 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। और सामने से पीछे तक दोनों साइड में 5 अलग अलग पोर्शंस होते हैं। ये जो ललाट के पीछे का पोर्शन है, इसको प्रीफ्रंटल पोर्शन कहते हैं।
इसके पीछे पोस्ट फ्रंटल पोर्शन है, सिर के बीच में तालू के दोनों तरफ यहां पर पेराइटल पोर्शन है, दोनों कानों के मध्य में ये टेम्पोरल पोर्शन है, और दोनों आंखों के पीछे यहाँ ऑक्सीपिटल पोर्शन है। ये मेडिकल नेम्स हैं। 5 पोर्शन लेफ्ट ब्रेन में और 5 पोर्शन राइट ब्रेन में। लेफ्ट ब्रेन के 5 पोर्शंस राइट हैंड की 5 उंगलियों से कनेक्टेड है। राइट ब्रेन के 5 पोर्शंस लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों से कनेक्टेड है। ब्रेन का हर पोर्शन अलग अलग टैलेंट्स को कंट्रोल करता है। दुनिया के 700 करोड़ इंसानों में जो भी टैलेंट है, वो सारे टैलेंट ब्रेन के इन 10 पोर्शन से ही कंट्रोल होते हैं। ब्रेन के बाहर कोई टैलेंट नहीं है। और ईश्वर ब्रेन के जिस हिस्से में अधिक टैलेंट देता है, वहां न्यूरॉन डेंसिटी बढ़ती है, ज्यादा न्यूरॉन्स वहां जमा हो जाते हैं। ज्यादा न्यूरॉन्स जमा होने का अर्थ क्या है? न्यूरॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है, तो इंफॉर्मेशन फ्लो फास्ट होता है। और अधिक न्यूरॉन्स एक जगह जमा होते हैं तो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ब्रेन की वहां ज्यादा होती है। इसको हम साधारण भाषा में अधिक टैलेंट है ऐसा मानते हैं। तो जहां भी ईश्वर अधिक टैलेंट देता है ब्रेन में, उस पोर्शन से ब्रेन के जो उंगली कनेक्टेड है, उस उंगली में फिंगरप्रिंट्स में अधिक लाइंस आ जाती हैं, लाइंस की संख्या अधिक आ जाती है। और ब्रेन में जहां टैलेंट कम होगा, वहां न्यूरॉन डेंसिटी कम होगी, और उससे जो कनेक्टेड फिंगर है उसमें लाइंस की संख्या कम होगी फिंगरप्रिंट में। तो इस टेक्नोलॉजी में फिंगरप्रिंट्स की स्कैनिंग करके इस डेटा को ब्रेन की सॉफ्टवेयर में एनालाइज करो तो एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में 3 क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपको पता चलती हैं। फर्स्ट, कि मेरे शिशु में स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। सेकंड, इसके ब्रेन के 10 पोर्शंस की ग्रोथ की स्पीड क्या है। ब्रेन का हर पोर्शन अलग स्पीड से ग्रो होता है और हर बच्चे का अलग स्पीड से ग्रो होता है। और थर्ड, मेरे शिशु की लर्निंग स्टाइल क्या है। कुछ बच्चे देख के जल्दी सीखते हैं, विजुअल बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे सुन के जल्दी सीखते हैं, ये ऑडिटरी बच्चे होते हैं। और कुछ बच्चे एक्टिविटी करके जल्दी सीखते हैं, ये किनेस्थेटिक बच्चे होते हैं। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, ब्रेन की ग्रोथ रेट और लर्निंग स्टाइल, ये पता हो जाए तो फिर इसकी बेसिस पर इसकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए, इसकी आईक्यू बढ़ाने के लिए क्या एक्टिविटीज करनी है, इसका निर्णय कर सकते हैं। और पेरेंट्स वो एक्टिविटीज करवाएं अपने बच्चे को, तब उसकी आईक्यू अधिक से अधिक बढ़ सकती है। ये कॉन्सेप्ट है। मैं रिपोर्ट आपको अभी एक दिखा देता हूं और ब्रीफली समझा दूंगा रिपोर्ट आपको। अजय जी, आप सेकंड स्लाइड डाल दीजिए तो मैं रिपोर्ट समझा दूं। प्लीज पुट द सेकंड स्लाइड। चलिए, जब तक वो स्लाइड आती है तब तक मैं आपको समझा देता हूं। ये प्री फ्रंटल पोर्शन में लेफ्ट ब्रेन प्री फ्रंटल जो है, ये कंट्रोल करता है मैनेजमेंट के टैलेंट को, ये कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को, ये कंट्रोल करता है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को। तो यहां जो ब्रेन की फोटो दी हुई है, कैन यू पुट इट वर्टिकल अजय। ये प्री फ्रंटल ब्रेन है, ये पोस्ट फ्रंटल ब्रेन है। तो ये जो प्री फ्रंटल ब्रेन का लेफ्ट साइड है, ये कम्युनिकेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, जजमेंट, ये मैनेजमेंट का टैलेंट है। प्री फ्रंटल ब्रेन का राइट साइड जो है, ये लीडरशिप का टैलेंट है, विजनरी क्वालिटीज, दूरदृष्टि का टैलेंट है। पोस्ट फ्रंटल लेफ्ट ब्रेन, ये लिंग्विस्टिक और लॉजिकल इंटेलिजेंस है, ये एकेडमिक्स को कंट्रोल करने वाला एरिया है। केवल 10% ब्रेन का एरिया एकेडमिक्स को कंट्रोल करता है। लेफ्ट साइड में, ब्रेन के पिक्चर के लेफ्ट साइड में ऊपर लेफ्ट जो पोर्शन है, ये पोस्ट फ्रंटल लेफ्ट ब्रेन है। तो लॉजिक मतलब मैथ्स और साइंस, लैंग्वेज मतलब हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, जो भी आप लैंग्वेजेस पढ़ाते हो, ये सारा एकेडमिक। इसीलिए आप देखोगे कि केवल 10% बच्चे किसी भी स्कूल या कॉलेज में बुद्धिमान होते हैं पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि ब्रेन के 10 हिस्सों में से इस हिस्से में ईश्वर टैलेंट कोई 10% को ही देता है, और वो 10% ही इंटेलिजेंट हो गए स्कूल और कॉलेज में। पर यदि माता पिता चाहें और पहले दिन से सारे काम सही करें, तो हर बच्चे की आईक्यू बढ़ा सकते हैं, हर बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकते हैं एकेडमिकली। पोस्ट फ्रंटल राइट ब्रेन है, ये स्पेशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है। स्पेस मतलब जगह को यूज करने की इंटेलिजेंस, जैसे आर्किटेक्ट्स करते हैं या इंटीरियर डिजाइनर्स करते हैं। और क्रिएटिविटी मतलब नए नए आइडियाज जनरेट करने की कैपेसिटी। तो प्री फ्रंटल ब्रेन के पिक्चर के लेफ्ट साइड में नीचे वाला हिस्सा प्री फ्रंटल, ऊपर वाला हिस्सा पोस्ट फ्रंटल। राइट साइड में 3 हिस्से हैं ब्रेन के, उसमें सबसे ऊपर जो है ये पेराइटल ब्रेन है, जो तालू के दोनों तरफ है।
यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, इसमें जो लेफ्ट ब्रेन है ये कंट्रोल करता है फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मतलब वो काम जो बच्चे उंगलियों से करते हैं, जैसे राइटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कलरिंग है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के लिए उंगलियों पे कंट्रोल चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स को फाइन सर्जरीज के लिए उंगलियों पे कंट्रोल चाहिए, ये फाइन मोटर स्किल्स है। और राइट साइड वाला जो हिस्सा है ये ग्रोस मोटर स्किल्स, मतलब वो काम जो बच्चे पूरे शरीर से कंट्रोल करते हैं, जैसे गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, योगासन है, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स हैं, डांस है, ये सारे पैराइटल राइट ब्रेन की टैलेंट्स हैं। राइट साइड में जो नीचे वाला हिस्सा है, सबसे नीचे, ये दोनों कानों के बीच का टेम्परल ब्रेन है। यहां भी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, मैं साधारण भाषा में समझा देता हूं। लेफ्ट ब्रेन इसमें जो है ये सुन के समझने की क्षमता है, ग्रास्पिंग एबिलिटी बाय हियरिंग, और राइट ब्रेन जो है ये बोल के समझाने की क्षमता है, कम्युनिकेशन की एबिलिटी है, किसी को अपनी बात कन्विंस करवा देना, किसी को ठीक से समझा देना अपनी बात, ये राइट ब्रेन है, टेम्परल। और जो बीच में दो हिस्से हैं वो आंखों के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से हैं, ये ऑक्सीपिटल ब्रेन है। इसमें लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है ऑब्जर्वेशन, देख के समझने की क्षमता, और राइट ब्रेन कंट्रोल करता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब डिजाइनिंग की एबिलिटी, आज की परिस्थिति से आगे की संभावना को विजुअलाइज कर सकना, ये विजुअलाइजेशन है। तो ये रिपोर्ट है, और यहां जो ऊपर नंबर्स दिए हुए हैं ब्रेन के आसपास 10 एरियाज में, ये नंबर्स उनके लाइंस की काउंटिंग है, कनेक्टेड फिंगर्स के लाइंस की काउंटिंग है। तो ये जन्म के समय की बच्चे की टैलेंट और क्षमता है। और यही सारे नंबर्स नीचे जो टेबल दिया हुआ है 3 लाइंस का, इसमें जो पहली लाइन है वो जन्म के समय की क्षमता जो ऊपर दी हुई है ब्रेन की चारों दोनों तरफ, वही नंबर्स यहां पर लेफ्ट ब्रेन 1 2 3 4 5, राइट ब्रेन 1 2 3 4 5, उसके नीचे पहली लाइन में जन्म के समय के वो नंबर्स दिए हुए हैं। यहां पर देखकर आप समझ सकते हो कि जन्म से स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। इसकी दूसरी लाइन जो है टेबल की, ये नर्व ग्रोथ फैक्टर है, मतलब हर पोर्शन की 10 पोर्शंस की ग्रोथ की रेट क्या है, ये यहां पर सेकेंड लाइन में दी हुई है। और फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन का मल्टीप्लिकेशन थर्ड लाइन में है। ये 15 वर्ष के पूरे होते होते इसका टैलेंट हर हिस्से का ब्रेन का यहां तक पहुंच जाएगा। तो जन्म के समय की क्षमता, उसकी ग्रोथ रेट, और उसकी 15 साल के बाद क्या संभावना उसमें ईश्वर की प्रोग्रामिंग है, ये दी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि जन्म के समय की क्षमता आप चेंज नहीं कर सकते, इसको नहीं बदल सकते। ग्रोथ रेट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जितना कम उम्र में आप अपना काम आरंभ करोगे उतना अधिक मल्टीप्लाई करने का चांस है। वैसे भी एज ए प्रोग्राम ऑल्सो अलग अलग हिस्सों की ग्रोथ रेट अलग होती है, पर हर हिस्से को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो रिपोर्ट के बाद तो बिल्कुल स्पेसिफिकली मेरे बच्चे के लिए मुझे क्या करना है इसकी गाइडेंस मिल सकती है, पर आज के सेशन के अंत में मैं बिना रिपोर्ट किए भी आपको अपने बच्चे की ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करना है वो होमवर्क मैं आपको दे ही दूंगा आज। और उसके बाद जो अंत में थर्ड लाइन है, ये 15 साल की संभावना है। यदि आप दूसरी लाइन को बढ़ा लेते हो ग्रोथ रेट को, तो तीसरी लाइन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये पहला स्टेप है, समझना कि मेरे बच्चे को ईश्वर ने दिया क्या है और इसके साथ मुझे क्या करना है। इसकी जो काउंसलिंग होती है रिपोर्ट की, 5-10 मिनट में स्कैनिंग हो जाती है फिंगरप्रिंट्स की, इसके बाद घंटे भर में रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, आधे पौन घंटे में, और उसके बाद एक आधे घंटे की 20 मिनट की काउंसलिंग में इसको समझाया जाता है रिपोर्ट को कि इस बच्चे के साथ आपको क्या एक्टिविटीज करनी है इसकी आईक्यू को बढ़ाने के लिए। जितनी कम उम्र में हम ये रिपोर्ट करेंगे उतना अधिक फायदा होगा, क्योंकि उतने शुरू से उसकी एक्टिविटीज उस हिसाब से ग्रो हो सकती है। साल भर का बच्चा हो तो आपकी कोई भी कमजोरी उसकी कितनी भी आप इंप्रूव कर सकते हो, कोई भी स्ट्रेंथ कितनी भी बढ़ा सकते हो। 5-6 साल का हो जाए बच्चा तो 80% उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो गया है, पर 20-25% उसकी आईक्यू हम और बढ़ा सकते हैं, वीकनेस भी इंप्रूव कर सकते हैं और स्ट्रेंथ भी इंप्रूव कर सकते हैं। 15 साल का यदि बच्चा हो गया तो ब्रेन डेवलपमेंट अब पूरा हो चुका है, अब उसकी कोई आईक्यू इंप्रूव नहीं कर सकते, पर उसमें स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और वो कहां तक पहुंचा है,
ये एसेस कर सकते हैं, और इसके हिसाब से उसकी हायर स्टडीज क्या होनी चाहिए, उसको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ये तय हो सकता है। 25-30 साल का बच्चा हो, अब उसकी हायर स्टडीज भी हो गई है, बिजनेस में भी शायद लग गया है, तो अपने बिजनेस में उसको स्वयं क्या करना चाहिए, करियर चॉइस भी कर सकते हैं कि व्यापार करे, कि जॉब करे, कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ करे, वो भी तय कर सकते हैं, या प्रोफेशन में जाए। और यदि बिजनेस में लग भी गया है तो उसमें जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उसको बिजनेस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी चाहिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्वयं हैंडल करे, उसकी जो वीकनेस है वो आउटसोर्स करे। इस तरह से इस रिपोर्ट के अलग अलग उम्र में अलग अलग यूजेस हैं। 40-45 साल की माताएं बहनें आती हैं मेरे पास, बच्चे बड़े हो गए, 15 साल की 18 साल की, पढ़ने चले गए, अब तक बहुत बिजी थी बच्चों के साथ, अब वो फ्री हो गई हैं, तो अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो 40 साल की उम्र में भी ये रिपोर्ट करते हैं, और उनके लिए क्या सही फील्ड है, किस दिशा में वो आगे बढ़ सकती हैं, ये उनको गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है कि मेरे बच्चे में ईश्वर ने दिया क्या है। अजय जी हटा लीजिए आप। दूसरा स्टेप है इसको इंप्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है। तो अजय प्लीज पुट द थर्ड स्लाइड। इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, पहले 6 वर्षों में जो करोगे वो अलग है, और 6 से 15 के बीच में जो करोगे वो और अलग है। तो यहां जो ब्रेन डेवलपमेंट प्रोफाइल दिया हुआ है पहले 6 वर्षों का, ये पहले 6 वर्षों को समझने के लिए आवश्यक है। 6 से 15 तक क्या करना है वो DMIT रिपोर्ट की काउंसलिंग में समझ में आ जाता है। या इस स्लाइड में आप देखोगे लेफ्ट में जो पहला कॉलम है वो 7 स्टेजेस है ब्रेन डेवलपमेंट की पहले 6 वर्षों में, नीचे से ऊपर तक देखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ स्टेज। ये पहले 6 वर्षों में ब्रेन 7 स्टेजेस से डेवलप होता है। तो पहली जो स्टेज है वो सेकंड कॉलम में दिखेगी आपको, मेडुला एंड कॉर्ड, ये जो रेड कलर का बैंड है, और ब्रेन के पिक्चर में जो रेड कलर का रीढ़ की हड्डी बताई हुई है, ये मेडुला एंड कॉर्ड है। ये जन्म से लेकर 1 महीने तक डेवलप होता है। 1 से 2.5 महीने में ऑरेंज कलर का जो बैंड है, पॉन्स, ये ब्रेन के पिक्चर में ऑरेंज कलर का जो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये पॉन्स है। ये 1 से 2.5 महीने में डेवलप होता है। 2.5 महीने से 7 महीने में मिड ब्रेन, या येलो वाला बैंड, जो येलो वाला डॉट पिक्चर है, वो डेवलप होता है। 7 से 12 महीने में इनिशियल कॉर्टेक्स, ग्रीन वाला बैंड, और ब्रेन के पिक्चर में ग्रीन का छोटा हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो 7 से 12 महीने में डेवलप होता है। 12 से 18 महीने में अर्ली कॉर्टेक्स, ये ब्लू वाला बैंड और ब्लू वाला जो पोर्शन है ब्रेन में दिखाई दे रहा है पिक्चर में, वो 12 से 18 महीने में डेवलप होता है। 1.5 से 3 साल में प्रिमिटिव कॉर्टेक्स, जो इंडिगो बैंड है और जो इंडिगो पोर्शन ब्रेन के पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो डेवलप होता है। और 3 साल से 6 साल तक सोफिस्टिकेटेड कॉर्टेक्स, जो 7वां सबसे ऊपर वाला पोर्शन है और सबसे सामने ब्रेन का जो पोर्शन है, ये डेवलप होता है। हर स्टेज की डेवलपमेंट के साथ बालक में 6 माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं, 6 इंटेलिजेंसेस हैं जो इंसान के बच्चे को जानवर के बच्चों से अलग करती है। उसमें 3 ज्ञानेंद्रियां ब्रेन के पिक्चर के लेफ्ट साइड में बताई हुई हैं, ये ब्रेन का इनपुट है, और 3 कर्मेंद्रियां ब्रेन के पिक्चर के राइट साइड में बताई हुई हैं, ये ब्रेन का आउटपुट है। तो 3 ज्ञानेंद्रियां जो ब्रेन का इनपुट है वो है विजुअल मतलब आंखें, ऑडिटरी मतलब कान, और टैक्टाइल मतलब टच, स्पर्श। तो जो बच्चा देखता है, जो सुनता है और जो स्पर्श करता है, शरीर से जो एक्टिविटी करता है, ये तीनों ब्रेन डेवलपमेंट की इनपुट है, 3 ज्ञानेंद्रियां। और जितना स्ट्रॉन्ग इनपुट ब्रेन को पहले 6 वर्षों में जाएगा इन 3 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आउटपुट ब्रेन का डेवलप होगा। वो 3 कर्मेंद्रियां डेवलप होंगी। वो है फर्स्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब उसकी मूवमेंट की शक्ति, तो पैर। उसके बाद है लैंग्वेज मतलब बोलने की शक्ति, स्पीच। और थर्ड आउटपुट ब्रेन का है मैनुअल इंटेलिजेंस मतलब हाथों की इंटेलिजेंस। तो ये 6 इंटेलिजेंसेस हैं जो बच्चे को, इंसान के बच्चे को जानवर के बच्चे से अलग करती हैं। तो इसमें किस प्रकार से आप इनपुट देते हो पहले 6 वर्षों में, उतना ही स्ट्रांग आउटपुट डेवलप होगा और उतना ही ब्रेन की इंटेलिजेंस बढ़ेंगी। थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है, अभी आप निकाल दीजिए अजय इसको, इस स्लाइड को। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है, ब्रेन डेवलपमेंट रोका जा सकता है, ब्रेन डेवलपमेंट धीमा किया जा सकता है, ब्रेन डेवलपमेंट एवरेज स्पीड से हो सकता है, और ब्रेन डेवलपमेंट तेजी से भी किया जा सकता है।
अब जितना तेजी से ब्रेन डेवलपमेंट हम पहले 6 वर्षों में करेंगे, उतने जल्दी ये माइलस्टोन्स डेवलप होंगे। 6 माइलस्टोन, 7 स्टेजेस के 42 माइलस्टोन्स हैं जो पहले 6 वर्षों में डेवलप होते हैं। आप जितना तेजी से इन माइलस्टोन्स को डेवलप करोगे, बच्चे की आईक्यू उतनी बढ़ेगी और 6 वर्ष के बाद जीवन के अंत तक उसकी इंटेलिजेंस वो उतनी रहेगी। उसको 10-15% और बढ़ा सकते हैं 6 साल के बाद भी, पर 6 वर्षों में बहुत अपॉर्चुनिटी है पहले 6 वर्षों में कि आप आईक्यू जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हो। 6 वर्षों के बाद 20% के आसपास आप बढ़ा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है समझने का। अब जितनी जल्दी आप इसके ये 42 माइलस्टोन्स डेवलप कर लोगे, उतना अधिक उसकी इंटेलिजेंस होगी, और वो जो 6 वर्षों में आप इंटेलिजेंस डेवलप करोगे, वो फिर बाकी जिंदगी उसके साथ रहेगी इंटेलिजेंस। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो बहुत, ये एक ही टेक्निकल बात है मेरे पूरे टॉक में, आपको ध्यान देकर सुनना है। पहले 6 वर्षों में आईक्यू का जो फॉर्मूला है, आईक्यू इज इक्वल टू न्यूरोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। न्यूरोलॉजिकल एज मतलब बच्चे का ब्रेन किस एज पे काम कर रहा है, डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मतलब बच्चे की वास्तविक आयु क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आईक्यू का फॉर्मूला है। उदाहरण एक देके समझा दूंगा मैं। मोबिलिटी इंटेलिजेंस की जो कॉलम थी उसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये मैं आपको भेज भी दूंगा लिंक के द्वारा ये चार्ट, तो आपको इजी रहेगा समझने के लिए। एवरेज बच्चा 12 महीने में खड़ा हो जाता है जब उसका ब्रेन का 4th स्टेज डेवलप हो जाता है, इनिशियल कॉर्टेक्स, वो ग्रीन वाला बैंड, तो एवरेज बच्चा खड़ा हो जाता है 2 पैर पे, और तब उसका कॉर्टेक्स डेवलपमेंट शुरू होता है। यदि आपने जन्म से लेकर पहले साल तक सारे काम सही किए हैं, तो आप बच्चे को 6 महीने में खड़ा कर सकते हो 2 पैरों पे, और यदि आप सारे ही काम गलत करो तो उसको खड़ा होने में 2 साल भी लग सकते हैं। अब आईक्यू का चार्ट समझ लीजिए आप। आईक्यू का फॉर्मूला है न्यूरोलॉजिकल एज। यदि आपका बच्चा 12 महीने में खड़ा हुआ है, जैसे हर एवरेज बच्चा खड़ा होता है, तो इसका मतलब उसका ब्रेन 12 महीने के बच्चे जैसा काम कर रहा है। तो न्यूरोलॉजिकल एज उसकी 12 महीने है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज भी 12 महीने है। 12/12 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसकी आईक्यू 100 है, क्योंकि वो एवरेज स्पीड से उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। मान लो वो 9 महीने में खड़ा हो गया है, तो न्यूरोलॉजिकल एज 12 महीने है, क्योंकि वो ऑलरेडी खड़ा हो चुका है, उसका ब्रेन 12 महीने बच्चे जैसे काम कर रहा है। डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज 9 महीने है, 12/9 इज 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसकी आईक्यू 133 है। मान लो वो 15 महीने में खड़ा हो रहा है, तो अब उसका ब्रेन 12 महीने के बच्चे जैसे काम कर रहा है, तो न्यूरोलॉजिकल एज उसकी 12 महीने है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज 15 महीने है, 12/15 इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, उसकी आईक्यू 80 है। तो पहले 6 वर्षों में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये 42 माइलस्टोन्स, 7 स्टेजेस ब्रेन डेवलपमेंट की, और हर स्टेज के साथ 6 माइलस्टोन्स, 3 ज्ञानेंद्रियों के और 3 कर्मेंद्रियों के, ये 42 माइलस्टोन्स हम जितनी जल्दी डेवलप करें, उतना अधिक इंटेलिजेंस हमारे बच्चे की बन सकती है। और इसकी अलग अलग एक्टिविटीज हैं, एज के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज हैं। वो जब डीएमआईटी की रिपोर्ट आ जाती है, तो उसकी काउंसलिंग में सारा कुछ ध्यान में रख के, उसके ब्रेन का टैलेंट प्रोफाइल ध्यान में रख के, उसकी एज ध्यान में रख के, उसके हिसाब से एक्टिविटीज उसकी बताई जा सकती हैं। पर आज एज ए होमवर्क मैं आपको कुछ एक्टिविटीज देना चाहता हूं जो आप हर बच्चे के साथ कर सकते हो। पहले 6 वर्षों में तो कर ही सकते हो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। 6 से 15 के बीच में भी करोगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट इसका, इन एक्टिविटीज का होगा। तो आज का होमवर्क आपका क्या है? पहली गलती पेरेंट्स ये करते हैं कि वो घर में केवल मातृभाषा में बात करते हैं, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। पर यदि मातृभाषा केवल एक ही भाषा में आप घर में बात करते हो, तो बच्चे को एक ही भाषा सुनने को मिलती है, वो एक ही भाषा समझता है और एक ही भाषा बोलना सीखता है। जो कान से ब्रेन में जाएगा वही मुंह से बाहर निकलेगा। बच्चा जो भाषा सुनेगा, वो ब्रेन वो भाषा समझना शुरू करता है, और जब उसको बोलना आता है तो वो भाषा वो बोलना सीखता है। और यदि आप एक ही भाषा घर में बात करते हो, मातृभाषा, तो बच्चा एक ही भाषा बोलना सीखेगा। उसके पोस्ट फ्रंटल लेफ्ट ब्रेन की लैंग्वेज एबिलिटी उतनी ही डेवलप होगी जितनी एक भाषा को सीखने के लिए आवश्यक है।
क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट का फंडामेंटल रूल है ब्रेन ग्रोज बाय यूज। ब्रेन के जिस हिस्से को आप जितना अधिक यूज करोगे ब्रेन उतना अधिक ग्रो होगा। तो यदि आप 4 भाषाओं में बात करते हो बच्चे के साथ, तो बच्चा 4 भाषाएं बोलना सीखता है, उसके ब्रेन की लैंग्वेज एबिलिटी 4 गुना ज्यादा ग्रो होती है। तो करना क्या चाहिए? हमारे यहां जॉइंट फैमिलीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। जितनी बड़ी फैमिली होगी उतने अधिक एक्सपीरियंसेस देखने, सुनने और स्पर्श करने के बच्चे के होंगे। तो घर में जो सबसे अच्छी अंग्रेजी बोलता है उसको बच्चों के साथ केवल अंग्रेजी में ही बात करनी चाहिए। घर में जो सबसे अच्छी हिंदी बोलता है उसको बच्चों के साथ केवल हिंदी में ही बात करनी चाहिए। घर में जो सबसे अच्छी मारवाड़ी बोलता है उसको बच्चों के साथ केवल मारवाड़ी में ही बात करनी चाहिए। बच्चों में घर में जो सबसे अच्छी तेलुगु बोलता है उसको बच्चों के साथ केवल तेलुगु में ही बात करनी चाहिए, उड़िया में बात करनी चाहिए, भोजपुरी में बात करनी चाहिए। जो भाषा, जितनी भाषाएं आती हैं घर में, जिसको सबसे अच्छी आती है उसको उस भाषा में बात करनी चाहिए। गलत अंग्रेजी बोलने वाले को भूल के भी अंग्रेजी में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जो गलत अंग्रेजी सुनेगा वो गलत अंग्रेजी ही बोलना सीखेगा और फिर उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सबसे पहला डिसिप्लिन है। जितनी भाषाएं घर के मेंबर्स को अच्छी तरह से बोलनी आती हैं, वो उतनी भाषाओं में वो घर के मेंबर्स उससे बात करें, उसकी लैंग्वेज एबिलिटी, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट फास्ट होगी। एक और काम आपको करना है। 3-4 साल, 5 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चे तक, 3 से लेकर 9 साल तक के बच्चों तक के साथ ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। और ये काम क्या है? जो अंग्रेजी में बात कर रहा है वो अंग्रेजी में स्टोरी सुनाए, जो हिंदी में बात कर रहा है बच्चों से वो हिंदी में स्टोरी सुनाए, जो मारवाड़ी में बात कर रहा है वो मारवाड़ी में स्टोरी सुनाए, जो उड़िया में बात कर रहा है वो उड़िया में स्टोरी सुनाए। जिस भाषा में जो बात कर रहा है वो उस भाषा में स्टोरी सुनाए। स्टोरी टेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन सही होना चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए। बहुत ड्रामा, एक्साइटमेंट, मिस्ट्री, नॉवेल्टी, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन ये क्रिएट करना चाहिए स्टोरी सुनाते समय। बोरिंग तरीके से नहीं सुनाना चाहिए। 15 मिनट की एक स्टोरी में 6 या 7 नए शब्द यूज करना चाहिए उस भाषा के। आपने 2-3 मिनट बहुत ड्रामेटिकली स्टोरी सुनाई, एक नया शब्द इंट्रोड्यूस कर दो अपनी नरेशन में। अटक गई उसकी स्टोरी, वो चाहेगा बच्चा कि मुझे इस शब्द का अर्थ समझाओ, तो स्टोरी के संदर्भ में उस शब्द का अर्थ समझाओ। फिर 2-3 मिनट चले, एक और नया शब्द इंट्रोड्यूस कर दो, फिर उसका अर्थ समझाओ। फिर 2-3 मिनट चले, एक और नया शब्द इंट्रोड्यूस कर दो, फिर उसका अर्थ समझाओ। 15 मिनट की स्टोरी में उसकी वोकैबुलरी में उस भाषा के 6-7 नए शब्द ऐड हो जाने चाहिए। 5 साल से अधिक उम्र हो जाए बच्चों की, तब स्टोरी का मॉरल लेसन, उसका पाठ भी सिखाया जाना चाहिए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 5 साल की उम्र में आपकी बोली हुई कहानी का, उसका जो पाठ उसको सिखाओगे, उसके जीवन में कब, कहां, कैसे उसको काम आएगा। मेरी माँ मुझे महाभारत की कहानियां सुनाती थी। बहुत 4-5 साल का मैं था, एक दिन उसने मुझे युधिष्ठिर की कहानी सुनाई। अब युधिष्ठिर के बारे में आपको पता है, धर्मराज थे, वैल्यू बेस्ड इंसान थे। रथ उनका, उनके धर्म के, उनके वैल्यूज का पावर इतना था कि रथ उनका जमीन से 6 इंच ऊंचा चलता था। जमीन पे पहिए नहीं टिकते थे उनके रथ के। इतना पावर, वैल्यू बेस्ड इंसान, इतना वो धर्मराज। पर एक कमी थी, जुआ खेलते थे। और उस एक कमी की वजह से सारा का सारा महाभारत हुआ, दुनिया का पहला विश्व युद्ध। और क्या युद्ध था! 39 लाख सैनिकों ने युद्ध लड़ा। 18 दिन की लड़ाई के बाद 11 सैनिक बचे, केवल 11 व्यक्ति बचे। अगले 50, 60, 70 साल तक हस्तिनापुर में स्त्रियों से विवाह करने के लिए पुरुष नहीं थे। इतनी तबाही केवल किस लिए कि एक अच्छे इंसान में एक कमजोरी थी। मेरी मां ने कहानी सुनाई मुझे और अंत में यह लेसन कह दिया कि देखो, तुम में 1000 अच्छाइयां होंगी, यदि एक बुराई आ गई तो वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी। बात मन में बैठ गई कहीं पर मेरे। और बड़ा हुआ मैंने बीएससी की, उसके बाद एमएससी की,
जालना नामक एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां हॉस्टल में रहता था। 72 से 74 के बीच में मैंने एमएससी की वहां से। और वो समय था जब गोवा में हिप्पीज आते थे, ड्रग मूवमेंट यहाँ चल रहा था, ड्रग्स बिकते थे। तो गोवा से हिप्पीज हमारे यहाँ भी आते थे, वहाँ कॉलेज के कैंपस में, हॉस्टल में, और ड्रग्स बेचने की कोशिश करते। वो कभी शुरू में तो फ्री में देते, बाद में थोड़े पैसे लेते, बाद में ज्यादा पैसे लेते और बाद में बहुत ज्यादा पैसे लेते। तो ये उनका स्टाइल था। मेरा रूममेट ड्रग्स लेता था हॉस्टल में, और मुझे ललचाता था अलग अलग तरीके से ड्रग्स लेने के लिए, और मैं हमेशा मना करता। एक दिन तो उसने हद कर दी, उसने कहा, रमेश तुम कश्मीर गए हो? मैंने कहा गया हूं। बोला डल झील देखिए? मैंने हाँ देखिए। शिकारे में बैठे हो? हाँ बैठा हूं। तो कश्मीर की डल झील के शिकारे में बैठकर आसपास की बर्फीली पहाड़ियों को देखने में कितना मजा आता है? मैंने कहा बहुत मजा आता है। तो कहा वो जो मजा आता है उससे 4 गुना मजा इस एक पुड़िया में आएगा ड्रग की, ये ले लो। और ललचा गया मैं, ड्रग की पुड़िया ले ली हाथ में, लेने ही वाला था कि बिजली कौंधी मन में। मां की बात याद आई कि 1000 अच्छे गुण होंगे तुममें, एक बुराई आ गई तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। और यहां तक आई हुई पुड़िया मैंने ड्रॉप कर दी। आपकी कहानियों का कौन सा पार्ट जीवन के किस मोड़ पे किस ढंग से आपके बच्चे को काम आएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी। तो स्टोरी टेलिंग इसलिए करनी चाहिए। संगीत 24/7 घर में चलना चाहिए। भजन चले, श्लोक चले, मंत्र चले, भगवत गीता का पाठ चले, गीत गजल सब चले। और जितनी कम उम्र में आप शुरू करोगे उतनी उनकी ब्रेन की वायरिंग सप्त स्वरों के द्वारा हो जाएगी। ये होमवर्क है आपके लिए। तो ये आईक्यू बढ़ाने का सारा विषय मैंने आज चर्चा में लिया। ईक्यू और एसक्यू गर्भाधान से लेकर 15 साल तक इमोशनल क्वोशंट बढ़ाने के लिए और स्पिरिचुअल क्वोशंट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ईक्यू और एसक्यू के लिए, ये चर्चा हम कल के टॉक में करेंगे। कल मिलते हैं 2:55 पर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।